Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about gaseous exchange. We have already started the respiratory system, जिसमें हमने दो चैप्टर डिस्कस की थी. वन अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरी लेक्चर में हमने उस लंग्स की या रेस्पिरेशन के जो मैकेनिक्स थे, जो मोमेंट्स थे, जो गैस फ़्लो था, डेड स्पेस, मिनट वेंटिलेशन, ये सारी मैकेनिक्स हमने डिस्कस की थी. आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ द गैसेस आर एक्सचेंज इन द लंग्स एंड हाउ द गैसेस आर एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल. क्योंकि हमने ये बात की थी कि जब हम ऑक्सीजन या दूसरी गैसेस एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं तो वो हमारे लंग्स में जाते हैं और लंग के बाद ये ब्लड में जाते हैं. तो लंग और ब्लड के दरमियान किस तरह ये गैसेस एक्सचेंज होते हैं और ब्लड में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह लंग्स में आते हैं. तो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द लंग्स वो हम डिस्कस करेंगे. दूसरी तरफ हम टिश्यू के लेवल पे बात करेंगे कि ब्लड और टिश्यू के दरमियान जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में जाएंगे और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएंगे. सो ये एक्सचेंज किस तरह होंगी. तो आज के लेक्चर में हम ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे. अब गैसेस एक्सचेंज क्यों होते हैं. सो गैसेस में हम मेनली दो गैसेस की बात करते हैं, एक ऑक्सीजन की और दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड की. तो ऑक्सीजन हम बॉडी के अंदर ले जाना चाहते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से रिमूव करना चाहते हैं. लेकिन क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन जो है ये सेल के लिए नेसेसरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड हम इसलिए रिमूव करते हैं क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान बनते हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर बॉडी में रह जाते हैं सो इट कॉज टॉक्सिसिटी, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नार्कोसिस. तो उसी नार्कोसिस से बचने के लिए इसको रिमूव करना ज़रूरी है. इसके बाद ये जो दो गैसेस हमने बात की, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों की एक्सचेंज कहाँ पर होती है? मेनली ये लंग्स में होती है. लंग्स इज़ अ प्राइमरी ऑर्गन. ठीक है. तो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन जाते हैं वो ब्लड के साथ एक्सचेंज होती है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस आते हैं. सो दिस एक्सचेंज अकर बिटवीन ब्लड एंड लंग्स एंड ब्लड एंड सेल. तो हम ये दोनों टॉपिक आज कवर करेंगे. तो फर्स्ट पोर्शन में हम बात करेंगे कि एक्सचेंज लंग्स और ब्लड्स के दरमियान किस तरह होते हैं और दूसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्लड और टिश्यू के दरमियान गैसेस एक्सचेंज किस तरह होते हैं. सो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड द लंग्स. जैसे हम इनहेल करते हैं एयर को, तो एयर पर्टिकुलरली द ऑक्सीजन वो हमारे लंग्स में जाते हैं और लंग्स में हमने बात की कि रेस्पिरेटरी यूनिट में ये जाते हैं जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं, मेनली द एल्वेलाई. तो एल्वेलाई ऑफ द लंग्स और ब्लड जो है इनके दरमियान ये गैसेस एक्सचेंज होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन यहाँ पर होते हैं बिटवीन द ब्लड ठीक हो गया, और ये है आपके साथ लंग्स. तो लंग्स में ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं जबकि ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से बन चुके हैं वो ब्लड में मौजूद होते हैं. तो द फर्स्ट डिफ्यूजन आकर एट दिस लेवल कि ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में चले जाते हैं और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ जाते हैं. सो दिस इज़ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. ठीक है. तो ये एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. अब ये जो एक्सचेंज होते हैं इट आकर इन द फॉर्म ऑफ बल्क फ्लो डिफ्यूजन. डिफ्यूजन है क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं. लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आफ्टर द इंस्पायरेशन वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ब्लड.
तो फ्रॉम द हाई कंसनट्रेशन द ऑक्सीजन गोज़ इनटू द लोअर कंसनट्रेशन दैट इज़ द ब्लड। इसी तरह ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द लंग्स। तो अगेन यहाँ पर हाई कंसनट्रेशन एरिया यानी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जाएंगे इनटू द लो कंसनट्रेटेड एरिया दैट इज़ द लंग। ठीक है, अब जो इन्हेलेशन हम करते हैं तो यूजुअली हम एटमॉस्फेयर से जो गैस लेते हैं ये इन अ फॉर्म ऑफ एयर होते हैं, और एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। और ये जो एयर होते हैं जो हम इनहेल करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एट हैव द पार्शियल प्रेशर ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, और हमारे लंग्स के अंदर हमने बात की थी इंट्रा प्लूरल प्रेशर की विच इज़ -5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। -5 का मतलब ये है कि जो प्रेशर हमारे लंग्स में है दैट इज़ 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इट्स मीन कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है और हमारे लंग्स की प्रेशर कम है इन द स्टैटिक कंडीशन। तो इसीलिए जब हम एक्ट ऑफ इंस्पायरेशन करते हैं तो हाई प्रेशर एरिया यानी एटमॉस्फेयर से एयर आते हैं हमारे लंग्स में। ठीक है, फिर जैसी एयर हमारे लंग्स में एंटर हो जाते हैं तो ड्यू टू द वॉल्यूम वहाँ पर प्रेशर राइज होते हैं और ये प्रेशर जो है 760 को क्रॉस कर जाते हैं। तो इसी कंडीशन में लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेयर में कम होते हैं। तो जो एक्सेलेशन का प्रोसेस है वो यही से इनिशिएट होते हैं, क्योंकि अब आपका लंग्स जो है उसका प्रेशर हाई है एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। सो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक फिर गैस एक्सचेंज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होते हैं। अब अगर एयर की कंपोजिशन को हम देख लें तो इसमें नाइट्रोजन मौजूद है दैट इज़ 78.62%। अगर हम 100 ml एयर लें तो इसमें नाइट्रोजन की जो कंसनट्रेशन है दैट विल बी 78.62 ml। ठीक है, और इसका प्रेशर जो है दैट इज़ 596.9 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसी तरह ऑक्सीजन का भी दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का दिया गया है जो कि वेरी लेस है इन द एटमॉस्फेरिक एयर, और वाटर एंड वेपर वो भी लेस है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन है फिर ऑक्सीजन है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो है ये कम अमाउंट में पाए जाते हैं। सो ये जो यहाँ पर कंटेंट दिया है या पार्शियल प्रेशर दिया गया है दिस इज़ द कंसंट्रेशन एंड प्रेशर इन द एटमॉस्फेरिक एयर जो कि हम इनहेल करेंगे। अब हमने बात की कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द लंग्स लेवल होते हैं वो एक क्रॉस मेम्ब्रेन होती है जिसको हम रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। अब रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किस तरह बनते हैं, ये मेम्ब्रेन बेसिकली है क्या चीज़? तो लंग्स की जो एपिथेलियल होती है पर्टिकुलरली द रिस्पिरेटरी यूनिट, क्योंकि हमने बात की थी कि गैसेस एक्सचेंज ओनली आकर इन द रिस्पिरेटरी यूनिट विच इंक्लूड respiratory bronchiole, alveolar sac, alveolar duct and alveoli. This 4 or 5 structure are collectively known as respiratory unit. तो respiratory unit का जो epithelial layer है, जो लास्ट लेयर उसका बनता है epithelial layer। और ब्लड कैपिलरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोवाइड करते हैं इनटू द लंग, तो उसकी जो एंडोथीलियम है ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक हाइपोथेटिकल मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसको हम रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। ये डायग्राम में आप लोग देख लें कि रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के दो पोर्शन होंगे, एक उसका एल्वेलर पोर्शन होगा जो कि द एपिथेलियल लेयर ऑफ द एल्वेलाई होती है, और एक उसकी जो कैपिलरी पोर्शन होगा जो एंडोथीलियम है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनते हैं दैट इज़ देन कॉल्ड द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसके दो पोर्शन होंगी, लंग्स एल्वेलर पोर्शन एंड कैपिलरी पोर्शन। इसकी तरफ बाद में इसकी तरफ आते हैं हम। अब इस रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, जो कि या तो एल्वेलर होगा एंड प्लस उसकी जो कैपिलरी है उसकी लेयर्स होंगी। तो एट फॉर्म बाय द डिफरेंट लेयर, लेकिन हम इसको सिंगल, मैंने कहा कि एक हाइपोथेटिकल मेम्ब्रेन बनाते हैं तो हम इसलिए हम इसको एक सिंगल लेयर कंसिडर करते हैं। अब इस जो रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है एज अ होल, इसकी थिकनेस जो है 0.5 माइक्रोन होगी, जबकि सरफेस एरिया जो है उसकी 70 स्क्वायर मीटर होंगे। अगर हम सारे लंग्स और उसके साथ जो एडजेसेंट कैपिलरी है इसके सरफेस एरिया ले, सो दैट विल बी 70 स्क्वायर मीटर।
डायमीटर जो है अब द कैपिलरी, अगर हम कैपिलरी की तरफ आ जाएं तो कैपिलरी की डायमीटर है 8 माइक्रोन, जबकि उसके अंदर जो आरबीसी मौजूद है उसके डायमीटर है 7.4 माइक्रोन। तो इन दोनों के डायमीटर में जस्ट 0.6 माइक्रोन का डिफरेंस है, यानी बहुत माइन्यूट डिफरेंस मौजूद है। तो अब इस कैपिलरी के अंदर जो आरबीसी होगी दैट विल बी इन क्रॉस प्रॉक्सिमिटी विद द मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी। बिल्कुल ये जो आरबीसी है ये कैपिलरी की जो वाल होते हैं इसके बहुत करीब होते हैं, क्योंकि इसकी जो डायमीटर दोनों में इतना फ़र्क नहीं है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ड्रॉ किया कि जस्ट इस तरह प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल कैपिलरी के नज़दीक होते हैं। और इस नज़दीक होने का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो जाए, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कैपिलरी का डायमीटर ज़्यादा होता और उसमें जो आरबीसी है उसका डायमीटर सपोज़ वो ये इस पोजीशन में होती, तो यहाँ पर स्पेस बिटवीन द आरबीसी एंड द कैपिलरी लेयर जो है वो ज़्यादा होती, तो इट टेक्स सम टाइम टू रीच द आरबीसी, क्योंकि ऑक्सीजन तो आरबीसी कैरी करते हैं, ठीक है। तो उसकी एक्सचेंज या उसकी ट्रांसफ़र एंड टू द आरबीसी जो है वो टाइम लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आरबीसी का यहाँ पर डायमीटर ज़्यादा है और वो वाल ऑफ द कैपिलरी के बहुत करीब है, तो इसलिए वहाँ पर आसानी के साथ रैपिडली गैसेस एक्सचेंज होते हैं। अब अगर हम देख लें तो जिस तरह मैंने बता दिया कि रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की दो पोर्शन होते हैं, एक एल्वियुलर पोर्शन होता है और दूसरा कैपिलरी पोर्शन होता है। तो एल्वियुलर पोर्शन में हमारे पास जो फर्स्ट लेयर बनती है दैट इज़ द कैपिलरी एंडोथीलियम, ठीक है, और कैपिलरी एंडोथीलियम के नीचे फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये हो गया आपके साथ उसका कैपिलरी एंड। अब दूसरी तरफ एल्वियुलर एंड की तरफ आते हैं, तो मैंने आप लोगों को वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर ड्रा किया था कि उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अ थिन फिल्म ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं विच इज़ कॉल्ड सर्फेक्टेंट। तो पहला ये सर्फेक्टेंट आ जाते हैं, सर्फेक्टेंट के बाद एक फ्लूइड का थिन लेयर आ जाते हैं और फिर एल्वियुलर का जो लाइनिंग होता है एपिथेलियम वो आ जाती है। तो ये तीन स्ट्रक्चर हमारे पास एल्वियुलर पोर्शन का आ गई, जबकि दो स्ट्रक्चर जो है वो कैपिलरी पोर्शन की आ गई, और इन दोनों के दरमियान इंटरस्टिशियल स्पेस भी है। लेकिन कलेक्टिवली हम ये इन सारे स्ट्रक्चर को, इस 6 लेयर को हम कहते हैं रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब एक टर्म यूज़ होता है डिफ्यूजन कैपेसिटी। डिफ्यूजन कैपेसिटी का मतलब ये है कि अगर अक्रॉस द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो गैसेस है उसके अंदर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर चेंज आ जाते हैं। हमने बात की थी कि जो गैसेस एक्सचेंज होती है दिस इज़ द प्रेशर डिपेंडेंट प्रोसेस, जिसमें हाई प्रेशर एरिया से गैसेस जो है लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएंगे। दिस प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगर आपके साथ प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है और वो प्रेशर ग्रेडियंट जस्ट 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, फॉर एग्जांपल एक साइड पे जो है वो 100 है और दूसरी साइड पे 99 है, तो 100 से 99 की तरफ आएंगे। दिस इज़ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर ग्रेडियंट मौजूद है। तो अगर 1 मिलीमीटर है तो उसी दौरान जितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो 1 मिनट में एक्सचेंज होती है, दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन कैपेसिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली शो करता हूँ। सपोज़ ये है हमारे पास रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इस साइड पे आपके साथ है 100 mmHg प्रेशर और इस साइड पे है 99 mmHg प्रेशर। तो अब बात ऑब्वियस है कि इस साइड से एयर जो है नीचे की तरफ आएंगी, तो हम ये कि डिफ्यूजन कैपेसिटी इस कंडीशन को कहेंगे कि अगर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर जो है आपके साथ ग्रेडियंट मौजूद है तो 1 मिनट में इस रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पास होगा। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन कैपेसिटी। अब डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना है? सो दैट इज़ 21 ml पर मिनट पर mmHg। अगर रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के क्रॉस 1 mmHg चेंज या प्रेशर मौजूद है तो 1 मिनट में कितना ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़ होगा? 21 मिलीलीटर। और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कैपेसिटी फिर इसी तरह है 400।
तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन कैपेसिटी इज मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, अबाउट 20 टाइम्स ग्रेटर है। अब डिफ्यूजन कैपेसिटी डिपेंड करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, लाइक प्रेशर ग्रेडियंट। अगर प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा है तो डिफ्यूजन कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर सरफेस एरिया ऑफ द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ज़्यादा है तो अगेन वहाँ पर डिफ्यूजन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा। और अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एंड द फ्लूइड जो है वो भी ज़्यादा है तो आपके साथ डिफ्यूजन कैपेसिटी ज़्यादा होगी। जबकि अगर किसी गैस की मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, यानी लार्ज साइज़ की उसका वेट है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है, तो उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी कम होगी। इसी तरह अगर डायमीटर ऑफ द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ज़्यादा है, थिक है, तो अगेन वहाँ पर डिफ्यूजन कैपेसिटी पर कम होगी। तो ये 5 चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिफ्यूजन कैपेसिटी डिपेंड करते हैं। 3 के साथ इसका रिलेशन डायरेक्ट है और 2 के साथ इसके रिलेशन इनवर्स है। अब ऑक्सीजन की डिफ्यूजन किस तरह होगी, लंग्स के लेवल पर उसकी डिफ्यूजन किस तरह होगी और टिश्यू के लेवल पर इसकी डिफ्यूजन किस तरह हुई। तो एक बात जहन में याद रखें, मैंने बार बार डिस्कस किया कि डिफ्यूजन एज टोटली अ प्रेशर डिपेंडेंट प्रोसेस। अगर प्रेशर ग्रेडियंट मौजूद है तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ऑक्सीजन या जितनी भी गैसेस है वो जाएंगे। यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो हमने पहले यानी स्टार्ट में जो दूसरा स्लाइड था हमारे, उसमें हमने बात की थी कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की कंटेंट है दैट इज़ अबाउट 21% और उसका जो प्रेशर है दैट इज़ 159 mmHg। इसके बरक्स अगर हम एल्विलाई ऑफ द लंग्स को देख लें तो वहाँ पर प्रेशर है 104। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट। कितना प्रेशर ग्रेडियंट है? तकरीबन 55 mmHg प्रेशर ग्रेडियंट है। तो हाई एरिया से ऑक्सीजन जो है लो एरिया तक जाएंगे, तो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो एल्वेलाई ऑफ द लंग्स तक आ जाएंगे। अब देखें कि एल्वेलाई में हमने बात की कि 104 है, लेकिन अगर हम पल्मोनरी ब्लड की तरफ देखें तो वहाँ पर जस्ट 40 मिलीमीटर है। तो अगेन यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करते हैं एंड दैट इज़ अबाउट 64। तो हाई एरिया से अगेन टूवर्ड लोअर एरिया जाएंगे, यानी एल्वेलाई से फिर ये डिफ्यूज़ होकर पल्मोनरी ब्लड में आ जाते हैं। अब ये पल्मोनरी ब्लड में 40 है, लेकिन पल्मोनरी ब्लड जो है वो सर्कुलेट करते हैं। ये ब्लड वापस जाएंगे इनटू द लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम से फिर वो जाएंगे इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं। तो जैसे ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं उसका प्रेशर बढ़ जाते हैं एंड दैट प्रेशर इज़ अबाउट 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब सिस्टेमिक में आपके साथ 95 है, लेकिन टिश्यू की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन की प्रेशर है 40। तो अगेन यहाँ पर 55 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ग्रेडियंट मौजूद है। तो जो सिस्टेमिक ब्लड में ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ हो जाएंगी इनटू द टिश्यू। सो दिस इज़ द होल मैकेनिज़्म कि किस तरह एटमॉस्फेयर से टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन जाते हैं। जहाँ पर भी आप देख लें, जिस स्टेप को आप देख लें तो वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट मौजूद होगा। अब यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि ये जो थर्ड स्टेप है जिसमें पल्मोनरी ब्लड सिस्टेमिक ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन है वो पल्मोनरी से सिस्टेमिक में जाते हैं, तो यहाँ पर कोई डिफ्यूजन नहीं होती। ये तो पूरा ब्लड होता है कि पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन में होते हैं, हार्ट में जाकर फिर ये सिस्टेमिक में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर कोई डिफ्यूजन नहीं है। बाकी जो 3 स्टेप है उसमें डिफ्यूजन होते हैं, लेकिन द थर्ड स्टेप यहाँ पर कोई डिफ्यूजन नहीं है। ये जस्ट ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होते हैं। यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी दिया गया है, ठीक है। ये आपके साथ है एल्वेलाई जहाँ पर 104 है, और ये है कैपिलरीज जिसमें प्रेशर जो है वो 40 है। तो ऑक्सीजन ब्लड में आ जाते हैं। फिर इस जो पल्मोनरी सर्कुलेशन से जब ये सिस्टेमिक में एंटर हो जाते हैं तो इसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। जिस तरह मैंने बात की कि यहाँ पर कोई डिफ्यूजन नहीं होगा। अब अगेन आप देख लें कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में उसका प्रेशर 95 है और टिश्यू में इसका प्रेशर 40 है। तो अगेन ग्रेडियंट है, तो आपके साथ ऑक्सीजन जाएंगे टुवर्ड द टिश्यू।
आप कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन की तरफ आते हैं तो अगेन वही भी सेम उसी तरह का प्रोसेस है कि ये प्रेशर डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि ऑक्सीजन हमने स्टार्ट ली थी एटमॉस्फेयर से कि एटमॉस्फेयर से टिश्यू की तरफ किसी जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के एंड में हम ये बात करेंगे कि टिश्यू से एटमॉस्फेयर तक कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह जाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द टिश्यू, तो वो टिश्यू टू एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो किस तरह जाएंगे, तो ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं उसका प्रेशर होता है 46 मिलीमीटर, जबकि सिस्टेमिक ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी प्रेशर है 40। तो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट कितना है 6, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चले गए। अब उसी तरह जिस तरह हमने ऑक्सीजन की बात की थी कि सिस्टेमिक, वहाँ पर पल्मोनरी ब्लड मिक्स होता था विद द सिस्टेमिक, यहाँ पर सिस्टेमिक मिक्स होगी विद द पल्मोनरी। तो सिस्टेमिक में तो आपके साथ प्रेशर 40 है, लेकिन जब ये पल्मोनरी में चेंज हो जाते हैं तो इसका प्रेशर 46 तक पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डिफ्यूजन नहीं है, जस्ट ब्लड जो है एक सर्कुलेशन से दूसरी सर्कुलेशन में एंटर हो गई। तो पल्मोनरी में आपके साथ 46 है, जबकि लंग्स की एल्वेलाई में 40 है। अगेन 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर एग्जिस्ट करता है, तो यह इस पोर्शन से जाएंगे इनटू द लंग्स। अब लंग में 40 है, जबकि एटमॉस्फेयर में 0.3 है, तो यहाँ पर तकरीबन 39.7 प्रेशर ग्रेडियंट है, तो इस वाली कंपार्टमेंट से ये जाएंगे इनटू द एटमॉस्फेयर। सो ये पूरा प्रोसेस हमें ये बताता है कि टिश्यू से एटमॉस्फेयर तक कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह डिफ्यूज़ होंगी। अब यहाँ पर बात नोट कर लें कि ऑक्सीजन की में हम जब प्रेशर ग्रेडियंट कैलकुलेट करते थे तो वो हाई होता था, तकरीबन 55, 65 इस तरह का होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट कम होता है। तो होना तो ये चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कम डिफ्यूज़ हो और ऑक्सीजन ज़्यादा, लेकिन ये क्यों ज़्यादा होता है? वो इसलिए ज़्यादा होता है कि हमने पहले डिफ्यूजन कैपेसिटी में ये बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कैपेसिटी जो है वो 20 टाइम ग्रेटर देन ऑक्सीजन है। सो इसी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वल डिफ्यूजन होते हैं। ये डायग्रामेटिकली दिया गया है कि किस तरह टिश्यू से ब्लड में आएंगे और फिर ब्लड से एल्वेलाई में और एल्वेलाई से फिर एक्सक्रीट आउट होंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर कि किस तरह जो है गैसेस एक्सचेंज होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एट लंग्स लेवल एंड एट टिश्यू लेवल, ठीक है। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।